Hello everyone, welcome to this video और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी. In this video series we are discussing we are doing chat with some toppers and some selected candidates. तो आज हमारे साथ उस कड़ी में हैं लव गुप्ता जी and he was selected in CGL 2015 with All India rank 6 and he was also selected in CGL 2016 with some good rank and इन्होंने CGL 2016 से MEA की पोस्ट ऑप्ट की थी. 2015 में सर को एग्जामिनर की पोस्ट मिली थी एंड 2016 में सर ने आपकी MEA की पोस्ट ASO इन MEA की पोस्ट ली थी. सर अभी इराक में पोस्टेड हैं, बगदाद में प्रिसाइजली इंडिया की एम्बेसी में. तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है MEA की जॉब का? देखिए सर से चूंकि सर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 2016 में वो सिलेक्ट हो गए थे, तो हम उनसे प्रिपरेशन से ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे. हम सवाल इनसे जो हमारे होंगे वो लाइफ आफ्टर जॉब कैसी है, लाइफ आफ्टर सिलेक्शन कैसी है और MEA को लेकर जो हमारा बहुत चार्म है वो कैसा है एक्चुअली में और कैसा सर का एक्सपीरियंस है जॉब करते हुए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. तो स्वागत है लव सर आपका. हाँ यार, थैंक यू सो मच. बट यार सर तो मत बोलो, बड़ा हैवी सा वर्ड लगता है. ठीक है, नहीं हाँ ठीक है. सो हाँ, मेरे को मतलब तुम आई ऑलरेडी नो यू फॉर सम टाइम, यू ऑलरेडी नो. सो सर वर्ड जो है थोड़ा ना बहुत हैवी सा लग जाता है. इवन इफ समबडी डजंट नो मी तो भी बहुत हैवी सा वर्ड है. तो बाकी तो सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. एंड यस, जैसा आपने बताया कि MEA की जो प्रोफाइल है या फिर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, सो नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, बट दोज हु नो उनको ये रहता है कि इसमें फॉरेन पोस्टिंग्स वगैरह जो है वो मिलती हैं एंड काफ़ी लोगों को उसका चार्म भी रहता है. सो नो डाउट यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग्स मिलती हैं एंड आपको ऐसी कंट्रीज से शुरू करते हैं. एक बारी आप मतलब एक बारी शुरू से शुरू करते हैं. जब आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है और पहले तो ये बता दीजिए कितनी रैंक बच्चों को लानी चाहिए अगर उन्हें MEA में पोस्ट चाहिए है. तो ऑलमोस्ट किस रैंक तक MEA मिल जाती है? देखिए, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आई बिलीव आपको 500 या 600 तक में MEA सिमट जाती है. बिकॉज अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही हैं. आई थिंक इस साल 90 या 100 के अराउंड वैकेंसीज हैं. सो आउट ऑफ दैट अराउंड 50 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व कैटेगरी में चली जाती है. सो अनरिजर्व कैटेगरी में 50 के रैंक पोस्ट बचती हैं. सो आई थिंक 500 तक में वो सिमट जाएगी. और अभी लोगों का MEA को लेकर क्रेज ज़्यादा भी हो गया है. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उससे पहले भी सिमट जाए. सो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी सो 500 तक में आ जानी चाहिए रैंक. ओके, मतलब 500 से ऊपर ही होगी तो आई थिंक आपको मिल जाएगी MEA की पोस्ट. ठीक है. अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब आपको क्या लगता है MEA इज द बेस्ट पोस्ट गिवन बाय CGL और एग्जामिनर और इंस्पेक्टर ज्यादा बेटर? See, this depends person to person. कुछ लोगों को वर्दी का शौक होता है, they like that uniform of being an inspector. कुछ लोगों को देश विदेश घूमने का शौक होता है. कुछ लोगों को शौक होता है कि वो CBI में काम करे. So they choose सब इंस्पेक्टर इन CBI also. So that depends person to person. But if you ask me, तो मेरे अकॉर्डिंग तो CGL की जो बेस्ट पोस्ट है वो MEA की है. बिकॉज जो एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलता है, ऐसा एक्सपोजर आपको और किसी मिनिस्ट्री में नहीं मिल पाएगा. अगेन, हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा हो. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितना एक्सपोजर आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर मिलता है उतना एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलेगा. आपको ना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, बल्कि दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके कल्चर को भी जानने का मौका मिलता है, उनके लोगों को जानने का मौका मिलता है और एक्चुअली जो वहाँ का जो एक्चुअल सिनेरियो है वो समझने का मौका मिलता है. ना कि वो जो आपको गवर्नमेंट या फिर जो आपको मीडिया दिखाती है. लाइक मीडिया रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंट्री. बट अगर आप उस कंट्री में जाकर ठीक से देखें तो हर एक कंट्री में अलग अलग तरह के लोग हैं. इंडिया के अंदर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं. इराक में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं. बट अगर आप सिर्फ मीडिया को देखें तो ऐसा शो करेगी कि इस कंट्री में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, इस कंट्री में बहुत बुरे लोग रहते हैं. सो आपका वो नजरिया भी खुलता है. तो आई गॉट इट. तो अब ठीक है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है और आपको वहाँ पे ASO की जो पोस्ट होती है वो हायरार्की में क्या रहता है और आप क्या एक एक्चुअली में ऑफिसर होते हैं और किस टाइप का वर्क रहता है? तो पहले हम बिल्कुल इनिशियल पे बात करेंगे, कैसे आपको जो पोस्टिंग मिलती है तब क्या कुछ रहता है. सी, पोस्टिंग जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने ज्वाइन करा है तो आपको कहीं आपकी मर्जी से नहीं भेजेंगे.
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक मिथ है कि आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं, इराक भेज सकते हैं, अफगानिस्तान भेज सकते हैं, पाकिस्तान भेज सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जब पहली पोस्ट ज्वाइनिंग होती है तो सबसे पहले वो ज्वाइन कहाँ कराते हैं? सबसे पहले ज्वाइनिंग आपकी दिल्ली में ही होती है। अगर आप एमईए में हो तो आप मोस्ट ऑफ द लाइफ दिल्ली में ही रहोगे। इधर यू विल बी आउट ऑफ कंट्री और यू विल बी इन दिल्ली। बस हाँ, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आरपीओ जो हमारे जो होते हैं, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वहां पे वैकेंसीज इतनी ज्यादा नहीं होती। सब लोगों की ज्वाइनिंग तो दिल्ली में ही होती है। जो हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू भवन है, जेएनबी जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर हम सब लोगों की ज्वाइनिंग होती है। तो आप और हायरार्की में उस कहाँ पे रहते हैं? देखिए, हायरार्की में तो ऐसा होता है कि एक एएसओ प्रमोट होके एसओ बनता है, एसओ से प्रमोट होके अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। अगर आप यूपीएससी से डायरेक्ट क्वालिफाई होके आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, देन देयर कम्स जॉइंट सेक्रेटरी, और उसकी इस तरीके से पोस्ट चलती रहती है। ओके। तो आप जब जवाहरलाल नेहरू में पोस्ट होते हो तो सबसे पहले आपका किस तरीके का काम रहता है, वर्क कल्चर कैसा रहता है, मतलब क्या कुछ वहाँ पे काम रहता है? सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन दैट यू गेट। आपको अलग अलग सेक्शंस अलॉट होते हैं। किसी को टेरिटोरियल सेक्शंस अलॉट होते हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ डील करना होता है। कभी आपको कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे सेक्शंस अलॉट होते हैं जिसमें आपको अलग अलग लोगों का, अलग अलग कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का लाइजन ऑफिसर बनना होता है। कुछ आपको ऐसा भी सेक्शन अलॉट हो सकता है जिसमें आपको फाइनेंशियल या अकाउंटिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं। सो यू कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर टाइप का काम आपको यहाँ पर मिलेगा या फिर ये परफेक्ट आपकी जॉब प्रोफाइल है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको फाइनेंस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल मैटर्स से या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ों से डील करना पड़े। और अगर आप किसी डेलीगेशन के लाइजन ऑफिसर बने तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट काम होता है, बिकॉज वो फील्ड वर्क होता है, क्योंकि आपको उनके साथ 24/7 रहना है। सो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। तो जो इसमें जब आप दिल्ली में पोस्ट होते हो या आप कभी भी एमईए में पोस्ट होते हो, तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या मतलब क्या कुछ पोस्ट क्या कुछ सेक्शन सेंसिटिव भी होते हैं? सेंसिटिव नॉट इन द सेंस दिस वर्ड इज नोटोरियस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई एम सेंसिटिव, आई एम आस्किंग इन द सेंस ऑफ कि क्या इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप पे सर्विलांस रखी जा सकती है? क्या आप एक जो सरकार का एक खुफिया तंत्र, क्या उसमें कहीं पे आपका कुछ रोल रहता है? मतलब क्या इस तरीके की कुछ निगरानी वगैरह रहती है? देखो, मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोगों का कोई खुफिया रोल रहता है या नहीं। और नहीं, कोई भी अगर आप किसी ऐसे, मैं वो नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, एज इन पर्सनल आपके ऊपर क्या कुछ ऐसा रहता है, क्या कुछ ऐसा होता है? क्या छोड़िए, लेट्स स्किप दिस। हाँ, वी शुड स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इसका आंसर नहीं दे पाएगा। हाँ, सॉरी, परहैप्स आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, आप जब दिल्ली में पोस्ट हो जाते हैं तो फिर उसके कितने समय के बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग का मौका मिलता है? एक दूसरा, अगर कोई लड़का चाहता है कि उसे कभी भी विदेश ना जाना हो तो उसके साथ में क्या होगा? तो क्या वो मतलब जरूरी है उसको जाना ही पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के अगले ही दिन यू आर एलिजिबल टू गो फॉर फॉरेन पोस्टिंग। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फॉरेन पोस्टिंग। बट बिकॉज सब लोग यहाँ पर नए आए हुए होते हैं और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक दिन बाद ही बाहर भेज देंगे तो आपके पास उतना वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको चीज़ों का नो हाउ भी नहीं पता। आप जाकर वहाँ पर जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है वो काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ पर अराउंड 1.5 साल से 2 साल का एक पीरियड रहता है जब आप किसी भी सेक्शन में काम करते हैं। और जब आप किसी भी एक सेक्शन में काम करते हैं तो आपको लगभग सभी सेक्शंस की नो हाउ हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सब सेक्शंस आपस में ही डील कर रहे हैं। सो जब वो सारे सेक्शन आपस में डील कर रहे होते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर काम इस सेक्शन से होगा या फिर ये पर्टिकुलर काम का ये प्रोसीजर है। और जब आपको वो पता लग जाता है देन यू आर नॉट जस्ट एलिजिबल बट यू आर ऑल्सो कैपेबल टू फॉर फॉरेन पोस्टिंग। क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पर जब आप मिनिस्ट्री में रहते हैं तब तो आपके पास समझाने बताने वाले काफ़ी लोग होते हैं, बट जब आप बाहर होते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा आप लोगों का ग्रुप रहता है जो पूरी एम्बेसी को डील कर रहा होता है। सो व्हेन इट हैपेंस, उस केस के अंदर तो ऐसा होता है कि अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, फ्रॉम फाइनेंस टू अकाउंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। और जैसा आपने कहा कि अगर कोई पर्सन पूरे टाइम दिल्ली में रहना चाहे, वो ना चाहे कि मैं इंडिया से मेरे को बाहर जाना ही नहीं, तो आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता इंडिया से बाहर जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन कर लिया तो आप बाहर जाओगे ही जाओगे। बट अगेन मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपने मिनिस्ट्री ज्वाइन करी है, एमईए ज्वाइन करा है, सो अगर आप बाहर नहीं गए तो आप में और सीएसएस के एक एएसओ में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज बोथ विल बी डूइंग द सेम वर्क।
सो अगर आप जाते हो तो फिर यार आपको जाना चाहिए बाहर। अगर आप नहीं इस मिनिस्ट्री के अंदर बाहर जाना चाहते तो दिस इज नॉट द राइट मिनिस्ट्री फॉर यू। फिर आप सीएसएस ले लो, फिर एमईए की सीट क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, फिर एटलीस्ट उसको किसी को जाने दो जिसका बाहर जाने का मन हो। हाँ। और मैं भी एज अ कैंडिडेट जब मैंने ज्वाइन करा था तब मेरा भी यही था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा इंडिया से कभी भी। बट सी अब मेरे को यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए। हाँ। ओके, तो अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आपसे पूछा जाता है कि आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं, और मतलब क्या आपको चॉइस मिलती है, या आपको ये हो जाता है कि नहीं भाई इसी में जाना पड़ेगा आपको? देखिए, अगर आप जब प्रोसीजर का पूछे तो आपको ये सामने एक नंबर ऑफ एक लिस्ट आती है पूरी कंट्रीज की, आउट ऑफ विच यू हैव टू सिलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 12 कंट्रीज। एंड उसमें हर तरह की कंट्री होती है, जैसे जिसको हम लोग थोड़ी रिस्की कंट्रीज भी कहते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान कह सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज भी जिसको आप ड्रीम डेस्टिनेशन कहते हैं, जैसे कुछ लोगों को यूएसए जाने का शौक है, किसी को यूरोप का शौक है, ऐसी कंट्रीज भी होती हैं। और कुछ नॉर्मल लेवल की कंट्रीज लाइक लेट अस से श्रीलंका और नेपाल जो क्लोज है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम पर हर एक जगह पर वैकेंसी हो, बिकॉज आपसे पहले हो सकता है जब आपने ज्वाइन करा जस्ट तभी कोई उस जगह पर गया हुआ हो। सो जहां जहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ड्यूरेशन है, कहीं पे 1.5 साल ड्यूरेशन है, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल। तो जब किसी और का वहां पे टेन्योर पूरा होने वाला होता है, उससे जस्ट पहले मिनिस्ट्री एक लिस्ट निकालती है दैट ऑन सो एंड सो डेट this person will finish his tenure, so in place of this person we need another person। तो एक पूरी लिस्ट आती है, उसमें से आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करके देनी होती है, और वो 12 से 14 मिनिमम आपको फिल करनी होती है। आप फिल तो सारी भी कर सकते हैं, बट 12 to 14 इज द मिनिमम दैट यू हैव टू फिल। और अगर आप लोगों ने वो फिल नहीं करा तो भी आप एलिजिबल हैं बाहर जाने के लिए, मिनिस्ट्री आपको भेज सकती है। अगर आपको नहीं जाना, सो यू विल हैव टू गिव एन एप्लीकेशन दैट व्हाई यू डू नॉट वांट टू गो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते बाहर और आप बचे रहेंगे, आपको लेकिन बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज आपने ये मिनिस्ट्री ज्वाइन करी है तो आपको पहले भी मिनिस्ट्री ज्वाइन करने से पहले पता होगा दैट यू हैव टू गो, सो यू विल हैव टू गिव अ रीजन। और उसके बाद भी नहीं है कि उसके बाद भी अगर ऐसा शायद भी नहीं सरकार है। चाहे तो आपको भेज ही सकती है फिर, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो हाँ, और ऑब्वियसली लायबल टू देम। ऑब्वियसली। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने वो 10-12 वैकेंसीज या चॉइस प्रेफरेंस फिल कर दी है तो आपको उसी में से आपकी चॉइस की कंट्री मिलेगी। दैट सोनली डिपेंड्स ऑन, देखो गवर्नमेंट ने आपको कोई आपके लिए भर्ती नहीं करा है, गवर्नमेंट ने अपने लिए भर्ती करा, तो उनको जहां पर जरूरत होगी वो वहां भेजेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने जो कहा कि प्रेफरेंस, और मान लीजिए मैंने 14 प्रेफरेंस भरी और 14th नंबर पे कोई ऐसा कंट्री मैंने भर दिया था, मैंने कहा मुझे ये मिल चाहिए नहीं है बट भर दिया, तो क्या अब मान लीजिए मुझे मेरी पोस्टिंग वहां कर दी गई है, मतलब आ गया कि आपको यहाँ जाना है, तो क्या मजबूरी है फिर जाना ही पड़ेगा आपको? देखिए, मजबूरी तो नहीं है, ऑब्वियसली आप अलग अलग रीजंस दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं इस कंट्री नहीं जा सकता, इस कंट्री में जाने में मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर आपका मन नहीं होगा तो आप कोई भी नहीं भेज सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपको कट्टे में बंद करके और वो लोग फ्लाइट में बिठा के आप लोगों को भेज देंगे, लेकिन आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा। लाइक आप अगले 2 से 3 साल तक फॉरेन पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर और भी कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप रीजन क्या देते हैं। अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन रीजन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करी हो आपको वही मिल रही हो, बट भगवान ना करे आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप नहीं जा पाती, तो अगर आप उनको समझाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर आपसे लड़ने के लिए बैठे हुए। अगर आपका रीजन जेन्युइन हुआ, हाँ, सो दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिबिलिटी और ऑन द रीजन बेसिकली कि आप क्यों नहीं जाना चाहते। समझ गया। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप ये समझिए, अगर आप एमईए ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको विदेश जाना है और वो जाना पड़ सकता है, तो फिर ये चीजें ठीक है। मान लीजिए जो आपने कहा, एक तो ड्रीम डेस्टिनेशन तो भाई कोई भी, मान लो किसी का पेरिस जाने का मन है और उसको पेरिस की पोस्टिंग आ गई तो वो तुरंत दौड़ के जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग थोड़ी ऐसी लोकेशन पे है जिसको आप बता रहे हैं थोड़ा सा रिस्की होता है, तो अब वहां पे है तो वहां कितना सेफ होता है? क्योंकि ये भी एक मतलब कंसर्न था लोगों का कि लोग अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में पोस्टेड है, या मान लीजिए कल को यमन में पोस्ट हो जाते हैं, या कल को पैलेस्टीन में पोस्ट हो जाते हैं, तो कितना सेफ रहता है आपका जहां पे भी आप होते हैं? देखिए, जब आप एमई में पोस्टेड है तो यू आर इन वन ऑफ द सेफेस्ट जोन्स इन दैट कंट्री, बट अगेन अगर वो कंट्री ही सेफ ना हो ज्यादा, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एम्बेसीज या फिर इंडिया की जो एम्बेसीज है, हाई कमीशन है, उन्हीं के ऊपर ऐसा है खतरा है। आप न्यूज भी देखते होंगे कि अमेरिकन एम्बेसीज पे भी अटैक्स होते हैं। सो
और सेम कंट्री के अंदर ये भी हो सकता है कि अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक हो रहे हैं बट आपकी एम्बेसी बिल्कुल सेफ है। दैट सोनली डिपेंड्स कि आपकी कंट्री के उस कंट्री के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं, वहाँ के लोगों में आप लोगों को लेकर किस तरीके का एक इमेज बनी हुई है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कंट्री सेफ नहीं होती है और वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन होती है, बट आप उस सिचुएशन का टारगेट नहीं होते हैं, बट अल्टीमेटली यू एंड अप बीइंग अटैक्ड, नॉट इंटेंशनली बट हाँ मतलब देखिए अगर किसी कंट्री में अगर किसी कंट्री में उसके ही लोग अगर सेफ नहीं है, सो यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि आप उस कंट्री में सेफ होंगे। बट अगेन ये सारी चीज़ें आपको जाने से पहले पता भी होती हैं और आपके पास चॉइस भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके सर पे कफन बांध के भेज दिया जाएगा। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू गो और नॉट। ओके, तो आप जहाँ पे एम्बेसीज होती हैं क्या वहाँ पे सारी एक साथ होती हैं सारे देशों की एम्बेसीज? दूसरी चीज है कि जो भी आप एम्बेसीज में स्टाफ होते हैं, जैसे जो आप इंडिया में पोस्ट होते होंगे तब तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चौड़ा स्टाफ रहता होगा, 100-150 लोगों का ज्यादा ही होता होगा। लेकिन जब आप विदेश में होते हैं तो वहाँ पे मतलब स्टाफ कितना होता है? क्या बहुत कम लोग होते हैं या होते हैं अच्छे खासे 50-60 लोग? देखिए ये जो नंबर ऑफ स्टाफ है कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंट्री से हम लोगों का कितना अच्छा रिलेशन है और किस कंट्री के साथ हम लोगों का ज्यादा आप कह सकते हैं ट्रेड होता है या फिर हम लोगों की ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। लाइक अगर आप इंडिया की नेपाल में बात करें, सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसीज इन नेपाल। और ये भी डिफरेंस रहता है कि आप उस कंट्री में उसकी एम्बेसी में पोस्टेड है या कॉन्सुलेट में पोस्टेड है। बिकॉज अगर आप अगर आप यहाँ की बात करें, सो इराक के अंदर ये जो एम्बेसी है इसकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो हमारा जो कॉन्सुलेट है उससे ऑब्वियसली ज्यादा ही है, क्योंकि एम्बेसी में ज्यादा काम होता है, कॉन्सुलेट में कम होता है। और आप हर एक कंट्री को सेम तरीके से नहीं जज कर सकते या सेम लेवल पे नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ कंट्रीज भी हैं जिसमें अभी तक हमारी इंडिया की एम्बेसी या हाई कमीशन है ही नहीं, तो वो अभी प्रोसीजर में है, वो खुलने में है। सो शुरुआत में तो कम ही लोग रहते हैं, बट जितना ज्यादा उस कंट्री के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उतना बड़ा वो मिशन रहता है और उतने ज्यादा लोग वहां पर पोस्टेड होते हैं। आपने कॉन्सुलेट का नाम लिया, एक बार ये बता दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सुलेट एंड एम्बेसी और क्या क्या रहता है इसका? देखो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फर्क है। एम्बेसी जो होती है वो मेनली आपकी कैपिटल में होती है उस कंट्री के, और जब उस कंट्री के साथ आपका ज्यादा इंटरेक्शन हो और आप सिर्फ उस एक एम्बेसी से सारा काम नहीं कर पा रहे हो और वो कंट्री बड़ी भी हो, तो आप अलग अलग सिटीज में कॉन्सुलेट्स भी खोल लेते हैं। सो यू कैन से दैट कॉन्सुलेट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ दिस एम्बेसी। तो आपको कॉन्सुलेट में भी पोस्ट किया जा सकता है? आपको कॉन्सुलेट में भी पोस्ट किया जा सकता है, दैट इज अगेन योर चॉइस। ओके, सो यू कैन आल्सो से कि यार मेरे को इस कंट्री में इस पर्टिकुलर सिटी में जाना है, सो यू कैन आल्सो गो देयर। ठीक है। तो आप जब एम्बेसी में होते हैं तो आपका किस तरीके का काम रहता है, मतलब किस तरीके से आप लोग क्या काम करते हैं वहाँ पे? देखिए मेनली तो हम लोगों का फाइल वर्क ही रहता है, बट अगेन क्योंकि यहाँ पर उतने ज्यादा लोगों का स्टाफ नहीं है, बहुत बड़ा मिशन नहीं है ये, तो एक ही पर्सन को 2-3 रोल भी दे दिए जाते हैं। जैसे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी दे रखा है और अकाउंटिंग भी डील करना, ये सब भी मेरा काम है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार लोगों को लीव पर जाना होता है, उस केस में जब वो पर्सन गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो चला गया तो उसका काम रुक जाएगा। सो आपको वो काम भी आना चाहिए, आपको वो भी डील करना आना चाहिए। इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक national days, there is international yoga day that is coming up, then there is Holi also, there is Diwali also, which we celebrate here because we are away from our country and away from our families. So that is something that not only gives you responsibility but also gives you exposure, क्योंकि जब आप इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एक ही जगह पर रहते हुए डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, तो आपको अलग अलग चीजें सीखने का मौका भी मिलता है और आप उसमें वेल वर्स्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीज अच्छा पूछना था कई लोगों को कि अगर आप जब दिल्ली में पोस्ट होते हैं तो क्या आपको एकोमोडेशन मिलता है, और जब आप विदेश में जाते हैं तब तो आई थिंक मिलता ही होगा, बट फिर भी बता दीजिए क्या एकोमोडेशन मिलता है दिल्ली और वहाँ पे क्या सीन होता है? देखिए जब आप दिल्ली में होते हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अकोमोडेशन ले, बट इफ यू अप्लाई फॉर अकोमोडेशन आपको इजीली एमईए के अंदर तो अकोमोडेशन मिल जाता है। बट अगेन आपकी सैलरी में से वो एचआरए का पार्ट कटेगा जितना आप अकोमोडेशन के लिए देते हैं, बट अकोमोडेशन मिल जाता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दिल्ली से तो अच्छा ही अकोमोडेशन मिलता है, एंड दिस इज इराक। यहाँ पर तो फिर भी मैं कहूँगा कि हम लोगों को अकोमोडेशन दिया है इन्होंने, लेकिन अगर आप और कंट्रीज देखें, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री कि आप कैसी कंट्री में। लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो आपने भी सुना होगा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। न्यूजीलैंड में गए हैं तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो आपको उस तरीके का अकोमोडेशन मिलता है। अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वहीं पर है,
तो ऑब्वियसली बात आपको उतने बड़े घर नहीं मिलेंगे, बट जैसे आपको दिल्ली में मिल रहा है उससे तो अच्छा ही अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। मिलता हर जगह है। हाँ, हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है आपको रोकने का। दिल्ली में लेकिन थोड़ा सा मारामारी रहती होगी क्योंकि मिल जाता है एमईए का, क्योंकि वहाँ पे तो स्टाफ ज्यादा होता होगा। देखिए एमईए के क्वार्टर्स अलग हैं, एमईए के स्टाफ क्वार्टर्स अलग हैं, सो एमईए में इजीली मिल जाते हैं, और एमईए में काफी जगह पर भी स्टाफ क्वार्टर्स हैं, सो मिल जाते हैं। और अगर आपको एमईए में स्टाफ क्वार्टर नहीं मिल पा रहा तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर सीपीडब्ल्यूडी के जो स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, उसमें भी आप लोग ले सकते हैं। दैट सोनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अपार्टमेंट यू वांट। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब सबसे जरूरी बात जो सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल होगा ये कि दिल्ली में सैलरी कितनी होती है, और आपको जब विदेश में जाते हैं तो सैलरी की में कितना डिफरेंस आता है और क्या होता है फर्क? जब आप दिल्ली में होते हैं तो देखिए जो सैलरी एक नॉर्मल एएसओ की रहती है वही आपकी यहाँ पर भी हमारी मिनिस्ट्री में मिलती है, सेम 4600 ग्रेड पे। हाँ, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उससे। जब आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सैलरी ज़्यादा भी मिलती है, और वो अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है, जिस कंट्री में जिस तरीके के हालात हैं। अगर आप किसी रिस्की कंट्री में जा रहे हैं तो आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है और जो अच्छी कंट्री लाइक लेट अस से नीदरलैंड, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं सो वहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़कर नहीं मिलेगी, बट अगेन आपको इतनी सैलरी तो मिल जाती है दैट अगर आपका कोई छोटा मोटा काम हो, या फिर हम लोगों की सभी की कोई ना कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसी को घर बनाना है, किसी की शादी करवानी है, सो आपको इतना आप सेव कर लेते हैं दैट आप इजीली वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाएँ। सो फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोस्ट, और सारा मनी आपका वाइट मनी होता है, टैक्स फ्री रहता है। सो अगेन दैट इज़ अ बेनिफिट। सो ये हाँ, टोटली दैट इज़ टैक्स फ्री। That's great. This is the best part. But only when you are in a foreign country. So that's really great. That's मतलब this is commendable step I think by government. तो अच्छा, मतलब क्या आप बता सकते हैं कितना परसेंट अलाउंस मिलता है, या सैलरी क्या 1.5-2 गुना हो जाती है? ये लगभग रफ आइडिया दे। This is not based on your basic salary. फॉरेन अलाउंस इज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑल टुगेदर, और हर एक कंट्री में अलग अलग रहता है। कहीं पे आपको $1800 मिलते हैं, कहीं पे $2000 मिलते हैं, कहीं पे आपको $4000 भी मिल जाते हैं। अच्छा, सो दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। ओके, तो इराक क्या रिस्की कंट्रीज में आता है या नहीं आता है? हाँ, रिस्की कंट्रीज में आता है। दैट इज द रीजन आई एम हियर। ओके, इट इज नॉट एज रिस्की एज द मीडिया शोज। वही बात है ना कि मीडिया आपको सिर्फ उतना पार्ट दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। ये मतलब आप तो वहां पे हैं, मैं जो इंडिया से मैं सोचता हूँ, जो मेरी थिंकिंग कहती है, मुझे ये समझ में आता है कि इफ यू आर इन एम्बेसी यू आर इन द एट द सेफेस्ट प्लेस ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, बाकी होने को भी कहीं भी हो सकता है, बट अगर आप एम्बेसी में हैं तो वो सेफेस्ट प्लेस है। और कभी भी बहुत रेयर होता है जब कभी भी किसी के एम्बेसी पे अटैक हो और उसमें कुछ ज्यादा बड़ी अनहोनी हो। मतलब अगर कुछ होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट होता है, इसके ज्यादा मैक्सिमम मुझे नहीं लगता जल्दी कहीं होता है। तो एम्बेसीज आर सेफेस्ट। तो जिनको ये चिंता है कि क्या मतलब बहुत रिस्की होता है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है। बाकी सर आपको लव भाई आपको बता सकते हैं। यार रिस्की तो देखो नहीं होता है, बट अगेन अगर कोई प्रोटेस्ट करने आ जाए आपके एम्बेसी के बाहर, सो यू कैन नॉट स्टॉप दैट। बट आपको उस कंट्री में जब आप जाते हैं तो आपको वहां पर जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, तो आप बिल्कुल उनके निशाने पर हैं। आप एक सिक्योरिटी लेयर रहती है, सबसे पहले उस लेयर के अंदर तो उस कंट्री की लोकल जो सिक्योरिटी आती है वो आती है, और उसके बाद हम लोगों की भी सिक्योरिटी रहती है। सो इट इज नॉट दैट कि आप सेफ नहीं हो, आप बिल्कुल सेफ हो, लेकिन कंप्लीटली सेफ तो आप पूरी दुनिया में कहीं तो पर कहीं भी नहीं हो, फिर तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो वाली बात है। हाँ, तो अच्छा, इतना एक जो ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि अच्छा पासपोर्ट का, आपने भी मुझे बताया था कि पासपोर्ट, मैंने जो सुना था वो व्हाइट पासपोर्ट सुना था, आप शायद एक दिन बता रहे थे कि रेड पासपोर्ट मिलता है। तो क्या पासपोर्ट का क्या चक्कर है, भी बता दीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री इन विच यू आर पोस्टेड। अगर आप 2-3 कंट्रीज को छोड़ के और किसी कंट्री में पोस्ट होते हो, सो एट द लेवल ऑफ एएसओ यू गेट दिस ग्रे पासपोर्ट। दिस इज नॉट अ व्हाइट पासपोर्ट, ग्रे पासपोर्ट मिलता है आपको। और लेकिन जब आप एसओ लेवल पे पहुंच जाते हो, एसओ एंड अबव लेवल पे, तो आप किसी भी कंट्री में पोस्टेड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, आपको रेड पासपोर्ट ही मिलता है।
अच्छा, और व्हाइट पासपोर्ट शायद जो मतलब आईएफ वाले होते हैं, आईएफ नहीं, क्या बोलते हैं उनको? नहीं, मैंने वही कहा ना, एसओ एंड अबव जो रहते हैं, इंक्लूड उनमें जो यूपीएससी क्वालिफाइड आईएफएस ए ग्रुप के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। सो एसओ एंड अबव यू गेट रेड पासपोर्ट। यस, रेड पासपोर्ट। एंड व्हाइट पासपोर्ट कुछ नहीं, मैंने गलत सुना था। नहीं, व्हाइट पासपोर्ट नहीं, ग्रे पासपोर्ट है वो। ग्रे पासपोर्ट एएसओ एंड बिलो लेवल तक रहता है। ओके, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रे पासपोर्ट, मतलब इसका बेनिफिट क्या है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ नॉर्मल पासपोर्ट। आप ग्रे पासपोर्ट आप कैरी करें, दैट मींस यू आर एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड अगर आपके पास रेड पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है। लाइक किसी कंट्री में अगर लेटर से कोई हमला हो जाता है, सो आप उन लोगों की प्रायोरिटी भी रहेंगे कि आप लोगों को सबसे पहले खाली करवाया जाए। और जब आप एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, देन अगेन वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। एंड कुछ लोगों को वो जो रेड पासपोर्ट है वो एक यूज करते हैं टर्म स्वैग भी लगता है, हाँ, कि दिस इज नॉट, दिस यू कैन नॉट परचेज, दिस यू कैन अर्न करके, तो वो चीज भी है। तो क्या उस पासपोर्ट को आप जनरल अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं? मान लीजिए कल आप इराक में रहते हैं और आपका मन कर रहा है घूमने के लिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उसका? नहीं, अगर मैं अपनी पर्सनल विजिट पे जाता हूँ तो मैं उस पासपोर्ट को यूज नहीं कर सकता हूँ। इन दैट केस, जब भी हम लोग किसी मिशन से वापस हेडक्वार्टर पोस्टेड होते हैं, तो जो हम लोगों का वो ऑफिशियल या फिर जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो वापस सबमिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और उसके बदले हम लोगों का जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो हम लोगों को मिलता है अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो। ओके ओके, ये भी एक सवाल था। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं तो आपको कितने लोगों को एकोमोडेशन वगैरह मिलता है और क्या अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं? क्योंकि मतलब ऑब्वियस बात है, अभी आप बैचलर हैं, कल आपकी शादी हो जाएगी, तो आपको क्या कितने डिपेंडेंट्स को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और वापस घर आने के लिए कितनी बार आपको चांसेस मिलता है? देखिए, जो भी लोग आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे उनको आप लेके जा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, उनको आप लेके जा सकते हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि किसी की रिक्वायरमेंट होती भी है, या फिर किसी को आप लेके भी जाना चाहेंगे। और और अकोमोडेशन देखिए इतना बड़ा होता है कि अकोमोडेशन में अगर आपका कोई फ्रेंड वहां पे आ भी रहा है, सो आप उसको भी अपने पास ठहरा सकते हैं। इतना बड़ा अकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो वो तो अलाउड होता है? अकोमोडेशन इज नॉट अ वेरी, इट इज अलाउड, बट यू शुड टेक द परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री बिफोर डूइंग सो। ऐसा नहीं कि आपने, आपके जो कोई रिलेटिव है वो आ गए हैं, आपने मिनिस्ट्री को बिना बताए उनको घर पे रख लिया है। दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। कल को मैं सोचूं सो कि मैं लव आपको, भाई के यहाँ घूम के आता हूँ, तो आप पहले बताना पड़ेगा आपको मिनिस्ट्री में कि मन आ रहा है। या श्योर, बट आई डोंट थिंक आप इराक आना चाहोगे। वो सिर्फ एक क्वेश्चन था। खैर, तो ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये भी क्वेश्चन है जिन लोगों का, जैसे एक मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज मैरिड एंड शी हैज किड्स, तो वो कहती है कि अगर मान लीजिए वो जाते हैं विदेश, तो क्या उनके बच्चों के लिए पढ़ाई इफेक्ट नहीं होगी? मतलब मान लीजिए इंडिया में पढ़ रहा है, वो कुछ और पढ़ रहा है, इराक की पढ़ाई शायद अलग होगी, तो ये चीज मतलब फिजिबल कितना है कि बच्चों को साथ लेकर जाना और फिर वहां उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करवा पाना? ये कैसा है, मुश्किल है या हो जाता है? देखिए, ये मुश्किल तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हर एक कंट्री के अंदर, पहली बात तो सेशंस, एकेडमिक सेशंस जो होते हैं वो अलग अलग उनका ड्यूरेशन रहता है। इंडिया में अप्रैल टू मार्च रहता है, कहीं पर जुलाई में स्टार्ट होता है, कहीं पर एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट होता है। सो वो चीज़ तो रहेगी। बट अगेन, आपको ये बेनिफिट है कि अगर आप किसी कंट्री में लेके जा रहे हैं अपने किड्स को, तो जो उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा होता है वो गवर्नमेंट पे करती है, आपको उसके लिए एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज ऑल्सो अ फैसिनेटिंग थिंग कि आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को ख्वाहिश होती है कि मैं इस कंट्री से ग्रेजुएशन कर लेता है, कर लेती, तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को वहाँ लेकर जा सकते हैं। गवर्नमेंट विल पे फॉर ऑल द फी दैट इज टू बी पेड। तो क्या कुछ पर्टिकुलर ये तो स्कूल्स होगा होते ही। हैं उसमें एडमिशन दिलाएंगे, या आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल चूज कर सकते हो उस कंट्री का? नहीं, यू कैन चूज द स्कूल एज पर योर कन्वीनियंस, बट कुछ स्कूल्स होते हैं जिसमें मोस्टली लोग अपने बच्चों को का दाखिला करवाते हैं। सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी स्कूल में करवाना है, तो इसी पढ़ाई पे इंस्टीट्यूशन भी में। तो फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपके बच्चे होते हैं, वो आप इराक में पढ़ाएंगे, तो इंडिया की पढ़ाई से तो बहुत अलग होगा वो। हाँ, वो होगा, बट वो आपको चूज करके ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दैट इज नाउ मतलब अगेन अप टू यू। और कुछ हमारी 2-3 कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोगों के केंद्रीय विद्यालय भी हैं। सो उसमें सेम एकेडमिक सेशन रहता है, लाइक नेपाल, रशिया एंड ईरान। दीज आर द 3 कंट्रीज वेयर वी हैव केंद्रीय विद्यालय आल्सो। सो अगर आप वहाँ पोस्टेड होते हैं तो वहाँ पर आपके बच्चे पढ़ सकते हैं सेम एकेडमिक सेशन में, उनका साल खराब नहीं होगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके,
अच्छा, आपको घर आने के लिए कितनी बार मौका मिलता है? मतलब घर पर सरकार क्या पैसे देती है घर आने के लिए, या आप नहीं आ सकते हो, मतलब अपने पैसे पे आना पड़ेगा? देखिए, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप घर तो आ ही सकते हो, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई या फिर आपको कोई किसी सेलिब्रेशन के लिए घर आना है, किसी ओकेजन के लिए घर आना है, तो आप घर आ ही सकते हो व्हेन एवर यू वांट, लेकिन अपने खर्चे पर। अच्छा। और जब आप चाहते हो कि गवर्नमेंट खर्चे पर आप आना चाहो, तो गवर्नमेंट आपके पूरे टेन्योर में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लिमिट सेट कर रखी है। जैसे किसी कंट्री में 2 बार अलाउड है, किसी कंट्री में 3 बार अलाउड है, किसी कंट्री में 1 बार अलाउड है। सो ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस यू कैन ट्रैवल फॉर a limited number of times in any particular country. Like मैं इराक में हूँ, so on government expense I can travel twice during my tenure. So I can travel twice, but जितनी भी टाइम आप इंडिया में रहोगे उतने टाइम आपको आपका जो फॉरेन अलाउंस होता है वो हाफ मिलेगा। लाइक आपको 100 रुपये यहाँ पर मिल रहा है फॉरेन अलाउंस, तो जितने दिन के लिए आप इंडिया में रहोगे उतने दिन के लिए आपको 50 रुपये फॉरेन अलाउंस मिलेगा। तो वो काफ़ी काउंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक हमने पोस्ट से रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। इफ एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड, प्लीज। हाँ, बस यही है कि जैसे जो हम लोगों ने शुरू में बोला कि अगर यार आपको जिन लोगों का ये सवाल है कि अगर मैंने एमईए चूज कर लिया तो मेरे को बाहर जाना ही जाना है क्या, अगर आपके मन में शुरू में ही ये सवाल है तो आप एमईए चूज करो ही मत। एटलीस्ट गिव समवन एल्स द अपॉर्चुनिटी हु वांट्स टू गो अब्रॉड, हु वांट्स टू सर्व द कंट्री आउटसाइड इंडिया। सो वो पोस्ट चूज ही मत करो। अच्छा, एक चीज मेरा और था, क्या आपको कैंटीन कार्ड वगैरह कुछ मिलता है क्या, जैसे आर्मी वगैरह में मिलता है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आर्मी वालों को मिलता है। ग्रोसरीज वगैरह का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा आप जब विदेश में होगे तो? हाँ बिल्कुल, आपको ग्रोसरी का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। और खाने पीने का? ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। कई जगहों पे हम लोगों की, जैसे जहाँ बड़े मिशन है लाइक इन नेपाल, सो वहाँ पर जो एम्बेसी कंपाउंड है उसी के अंदर मार्केट भी है। और ऑब्वियसली वो मार्केट का जो वहाँ पे जो चीज़ों का रेट होगा वो बाहर से अलग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उसको प्रोवाइड करवाया है। सो ये, बट ये नहीं है कि लाइक इन आर्मी वीसी की जो कैंटीन्स होती हैं उसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ, वो उतना नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक हमने सारी बातें कर ली। अच्छा, आप टॉपर भी रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 6 थी आपकी। तो एक चीज ये भी बता दीजिए कि आप कंटिन्यूसली कनेक्टेड भी हैं, मुझे जितना लगता है एसएससी के बच्चों से और चीज़ों से आप अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हैं। आप पहले अनअकैडमी पे भी पढ़ाते थे और फिर आप खुद का भी चला रहे थे। तो एक चीज ये बताइए कि कितना डिफरेंस आप देखते हैं? आपने 2015 भी दिया है, 16 भी दिया है, 17 18 आपने एटलीस्ट बच्चों से कनेक्टेड रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आ गया है अब एग्जाम में, पहले के एग्जाम में और आपके एग्जाम में? देखिए, जो पहले एग्जाम रहता था उसके अंदर ऑब्वियसली मैं कहूँगा प्रेशर ज़्यादा होता था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी तो आपने अगर गलती से कोई गलत आंसर लगा दिया तो आप चेंज कर सकते हो अगर आपको पता लगे कि आंसर गलत है। पहले तो अगर आपने गलती से कोई गलत ओवल फिल कर दिया तो आपको ये पता होते हुए भी कि वो आंसर सही है, वो आंसर गलत है, आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते। और पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहते थे, प्री में 200 क्वेश्चंस रहा करते थे, अभी तो 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऑनलाइन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपको वो जो ओवल फिल करने का टाइम है वो चला जाता है। बट अगेन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन भी अब एसएससी ले आया है। सो नॉर्मलाइजेशन इज समथिंग कि जिसके बारे में आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, और वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो अब आई फील कि जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो भी थोड़ा बेटर हुआ है। बेटर ना कह के मैं कहूँगा थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नंबर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो करे नहीं जा सकते। इट इज जस्ट दैट कि लोगों ने उस तरीके क्वेश्चन पहले करे नहीं। और जो जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात है तो उसकी वजह से लक फैक्टर काफ़ी जुड़ गया है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, उस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने इंक्रीज हुए, वो चीज़ भी आ जाती है फिर। ओके, तो ठीक है, मतलब आपकी सारी बात समझ गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये मैथ्स में आप कह सकते हो, बट इंग्लिश का पेपर तो खराब होता गया है दिन पर दिन। मतलब अभी जो इंग्लिश का लेवल आ रहा है वो हाँ, बहुत... इंग्लिश का लेवल डाउन होता गया और उसी की वजह से काफ़ी लोगों के 200 प्लस भी आ गए हैं। हाँ, हाँ, मुझे याद है मेरे टाइम पर आई थिंक मैक्सिमम मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स थे उस टाइम ऑल इंडिया, वो भी 175 थे। आई रिमेम्बर और अभी उस तो टाइम पे 175। मतलब ये होता था कि इंग्लिश में इफ यू आर स्कोरिंग 160 दैट्स अ प्रीटी गुड स्कोर। मैथ्स में नहीं होता था, मैथ्स में पीपल यूज्ड टू स्कोर 190 प्लस, बट इंग्लिश में 160 यूज्ड टू बी अ डिसेंट स्कोर। हाँ, अभी तो अगर आपके 180 आ रहे हैं सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी एन एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर और है। लोगों के 200 प्लस जा रहे हैं। सो इन दैट केस यू कैन नॉट इवन कंसीडर दैट टू बी एन एवरेज स्कोर। ओके, आप टॉपर भी थे, तो एक 5 चीजें आप बताइए जी कि क्या कौन से ऐसी 5 चीजें जो उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर एक्चुअली। सी देखो, ऐसा नहीं होता कि आप टॉपर बन जाते हो तो आपको लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ें करी इस वजह से टॉपर बना, या फिर
मैं टॉपर हूँ तो मैंने सारी चीजें सही करी। इट इज जस्ट दैट उस दिन आपका दिन होता है, इस वजह से आप औरों से अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। बट जो मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कंसिस्टेंटली करी। सबसे पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी ही थी कि आप डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैं यार आज मेरे को लग रहा है मैंने सारा कोर्स कवर कर लिया है, सो लेट अस टेक अ रेस्ट, लेट अस टेक सम रेस्ट। सो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको डेली कॉन्टिन्यूसली पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको 1 साल हो गया प्रिपरेशन करते हो, आपको 2 साल भी हो गए हैं, तो भी मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट देने का कोई लेवल नहीं होता। आप ये सोचोगे कि मैं कोर्स खत्म कर लूँ उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, सो दैट इज नॉट द वे। आपको मॉक टेस्ट पहले दिन से ही देने स्टार्ट करने पड़ेंगे। शुरुआत में आप वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद हफ्ते में 2 कर दिए या फिर 3 मॉक टेस्ट कर दिए, इस तरीके से। थर्ड थिंग इज रिवीजन, कि आपको चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करना है। जैसा मैंने शुरू में कहा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपका कोर्स खत्म भी हो गया है तो आपको उसको रिवाइज करते जाना है जब तक आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग एक बार एग्जाम दे देते हैं, फिर प्रोसेस डिले हो जाती है, फिर उनको लगता है कि यार दोबारा दे देता है एग्जाम। और फोर्थ जो चीज़ मैं कहूँगा वो ये है कि आप अपने सोर्सेज को जितना लिमिटेड रखें उतना बढ़िया। ये नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाओ जो जिनका कोई लिंक ही नहीं है। मैं देखता हूँ आजकल ऐसे काफ़ी टीचर्स आ गए हैं जो बच्चों को उस लेवल के क्वेश्चन करवा देते हैं जिस लेवल के क्वेश्चन कभी एसएससी में आने ही नहीं, और वो लोग भी खुश हैं कि यार चलो हम लोगों ने इतना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करा। यार क्वेश्चन तो आप लोग कैट लेवल के भी सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है। लेकिन जब आपको उस लेवल तक जाना ही नहीं तो आप अपने एफर्ट उस लेवल पे दो ना जिस लेवल की आपका एग्जाम है। तो ये 4 चीज़ें हैं। 5वीं चीज़ तो मुझे भी याद नहीं आती कोई ऐसी चीज़ जो मैंने करी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और था कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो एमईए में पोस्ट होते हैं और उसके बाद वो शायद पीएमओ में और पीएम के डेलीगेशन वगैरह में भी मैंने देखे हैं। तो क्या ऐसा भी होता है आप डेपुटेशन पे पीएमओ में जाते हैं और पीएम डेलीगेशन तक भी जा सकते हैं आप? See, when you have joined the central government, आप किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जा सकते हैं फर्स्ट थिंग। लेकिन हम लोगों की मिनिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा, जैसा मैंने कहा, एक सेक्शंस अलग अलग होते हैं जिसमें आपको अलग अलग फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, उनके साथ लाइजनिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू स्टे विद देम 24/7 ताकि आप उनके और मिनिस्ट्री के बीच में एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बने रहें। सेम आप जब हमारे कोई मिनिस्टर बाहर जाते हैं या फिर ऐसा कोई ऑफिशियल बड़ा इवेंट होता है तो उनके लिए भी हम लोगों को लाइजनिंग करनी पड़ती है। सो अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी और बाहर की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी हम लोगों को लाइजनिंग करनी पड़ती है। दैट इज़ अ डिफरेंट सेक्शन विद इन एमई। तो वही है कि अगर आप उस सेक्शन में पोस्टेड हो तो आपको वो एक्सपोजर भी मिलता है कि आप फॉरेन डेलीगेशन के साथ आप बाहर जा रहे हैं, या फिर कोई फॉरेन डेलीगेशन बाहर से आ रहा है तो आप उनके साथ हैं 24/7। बड़े बड़े मिनिस्टर से मिलने का मौका भी मिलता होगा आई थिंक। हाँ, मौका तो मिलता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मिनिस्टर्स जितना हम लोग सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उनका कुछ पर्सनल काम है, जो कंट्री को ही लेकर उनको इतना वो लोग बिजी रहते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सो उस बीच में अगर आप ये सोचेंगे कि ये उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा लें और वो एक फ़ोटो क्लिक करवाने दे तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि मैं जब सोचता हूँ कि अगर बाई चांस उनकी जगह मैं होता तो जितना काम वो लोग कर रहे हैं अगर उतना काम मैं कर रहा होता तो मैं शायद खुद की भी फोटो ना खींचता। किसी और के साथ फोटो क्लिक करवाना तो बहुत बड़ी बात है। So it is not that they have some attitude or some that kind of issue. It is just that कि यार वो भी इंसान है, उनकी भी एक कैपेसिटी है, उनकी भी एक लिमिट है। This is a myth buster कि जो लोग हम लोग सोचते हैं कि मिनिस्टर्स क्या ही कर रहे हैं, हाँ, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता कि रात कब हो रही है सुबह कब हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि स्पेशली जो हमारे ईएम है, अब क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो उनका अलग अलग कंट्री के साथ डीलिंग होती है। किसी कंट्री में अभी सुबह हो रही होगी, किसी में रात हो रही होगी, और किसी कंट्री से अभी कॉल आ रहा है, किसी कंट्री से अभी कॉल आ रहा है, तो उनके लिए तो ना कोई दिन है ना कोई रात है। Alright, so it was a really pleasure to have you on this session, and I think बाकी बच्चों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा benefit मिला होगा। Thank you so much for coming here. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्शन करना है। एटलीस्ट कुछ लोगों के मिथ्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और कुछ लोगों को जानने को ही मिलता है। सो इट इज आल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। ओके, जिन लोगों को लव सर से कनेक्ट, लव भैया से कनेक्ट करना हो, ये फेसबुक पे अवेलेबल हैं और काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पर, तो आपको कोई सवाल होगा तो शायद जवाब दे देंगे। बाकी सर काफ़ी चेयरफुल हैं, बहुत खुश रहते हैं, मतलब चेयर अप रहते हैं, खुश पता नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, तो चिल्ड आउट हैं।
ठीक है, तो आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं लोग भैया से, और मैं भी इजाजत देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।